असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुकी है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 सभी आईटीआर्स को 1 बाय 1 फाइल करना सीखेंगे। आज का टॉपिक है आईटीआर 1 विच इज़ बेसिकली आईटीआर फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पोर्टल को एक्सेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। बहुत ही बेसिक डिटेल्स के साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप लॉगिन कीजिए। अब मैं जैसे लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने अकाउंट में लॉगिन किया है। इसके बाद आप देखेंगे फ्रंट में ही आपको ऑप्शन मिलता है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इनकम टैक्स की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि साल ख़त्म होते ही गवर्नमेंट ने आईटीआर्स को नोटिफाई कर दिया है और फाइलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फाइल नाउ पर क्लिक करेंगे। जस्ट इन केस अगर आपके पास इस सिस्टम पर यह ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो आप ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। आप करंट असेसमेंट ईयर ही चूज़ करेंगे। 24-25 यहाँ पर ऑनलाइन चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्ट न्यू फाइलिंग, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आईटीआर 1 सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आईटीआर है। मोस्टली सैलरीड एम्प्लॉयज़ आईटीआर 1 ही फाइल करते हैं अगर उनकी सैलरीड इनकम 50 लाख से कम है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप एक इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ या फिर अदर्स में नहीं फॉल करते, तो इंडिविजुअल यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना आईटीआर फॉर्म चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप आईटीआर 1 चूज़ कीजिए और एंड यू क्लिक ऑन प्रोसीड विद आईटीआर 1। इसके बाद आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। नॉर्मल तौर पर आपका ये ऑप्शन होना चाहिए एप्लीकेबल अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। अदरवाइज़ अगर आप 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) में फॉल करते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे अदर्स भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अदर्स ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में एसएससी की जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से भी कम है, तो मैं अदर्स को चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पहले समझिए और उसके बाद फाइल कीजिए। कोई भी गलती का स्कोप यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए आपके पास ये पॉपअप आएगा, इसे आप ओके कर दीजिए। बेसिकली यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड रहेगी। अगर आप प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन से सहमत नहीं है तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो हम ज़रूर करेंगे, तो आप इसे ओके कर दीजिए। अब सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टैब ओपन हो जाएगी। आप सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर कंफर्म भी करेंगे। टैक्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ अपने चैनल पर, तो आप कंसिडर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप क्लिक करेंगे। जो भी आपका पर्सन एम्प्लॉयमेंट है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर है, अदर्स है, जो भी एप्लीकेबल है आपके केस में आप वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आप अदर्स चूज़ कर लीजिए। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है, पेंशन, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने अदर्स का ऑप्शन चूज़ किया है। फाइलिंग सेक्शन 139(1) ही रहने देंगे। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आप 139(4) सेलेक्ट करते हैं, बट क्योंकि अभी बहुत टाइम है आपके पास दोस्तों, आप 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो 139(1) में आप चूज़ करेंगे। स्क्रॉल डाउन कीजिए। डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपनी रिटर्न को न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना तो येस कर दीजिए, नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। तो इस केस में हम ओल्ड टैक्स रिजीम ही फॉलो करने वाले हैं, तो न्यू नहीं यूज़ करेंगे। नो पे क्लिक रहा है, इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार के लिए आप कंफर्म कर लीजिए आपका बैंक अकाउंट करेक्ट है। अगर यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नहीं दिखाई दे रहा है तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ऐड बैंक अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। IFSC कोड, अकाउंट नंबर आप डाल के इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे तो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इंश्योर कीजिए कि बैंक अकाउंट नंबर करेक्ट है, क्योंकि यहीं पर आपका अगर रिफंड आएगा तो इसी अकाउंट में आएगा। इंश्योर कीजिए कि बैंक अकाउंट डिटेल्स कंप्लीटली सही हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर एक ग्रीन टिक आ गया है।
कंफर्म्ड भी लिखा है। अब हमें इंश्योर करना है कि हर स्टेप के बाद यहाँ पर टैक्स डिडक्शंस, यहाँ पर हर टैब पर यह ग्रीन टिक आना चाहिए। तो इस तरह से हम एक एक करके सभी टैब्स को कंप्लीट करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड टैब पर, विच इज़ ग्रॉस टोटल इनकम। क्लिक करेंगे। अब देखिए, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर और ट्रांसफ़र एट्सेट्रा। मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। यहाँ बहुत सारे सेक्शंस, बहुत सारे रूल्स यहाँ पे मेंशन्ड होंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और उसके बाद ही अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को समझा सकूँ, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से ये सब डिडक्शंस मिलती हैं, ये आप कहाँ चेक कर सकते हैं? अपने फॉर्म 16 में। अगर मिलती हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्टेड है तो येस कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे नो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। इसके बाद आप देखेंगे, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस? नो, ये भी नहीं मिलता है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम? अगर आपकी और कोई एग्जेम्पशन है तो आप येस कीजिए, आपको फर्दर ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे ही आप येस पर क्लिक करते हैं, अलग अलग ऑप्शंस आपको फिर से दिखाई देते हैं। आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपको इनमें से किसी भी सेक्शन पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर लिंक्स बने हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। हमारे केस में मैं सिंपल तरीके से इसको समझा रहा हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास कोई अदर एग्जेम्पशन जो है वो नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे नो को क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। ओके, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप देखिए, अब आपको मेन चीज़ यहाँ पे इनपुट करनी है। मेन चीज़ यानी आपकी मेन जो इनकम हुई है पूरे साल की, वो आपको यहाँ पे डालनी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट हाथ में होना चाहिए वो है आपका फॉर्म 16। जस्ट इन केस फॉर्म 16 नहीं है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उतनी करेक्टली आप इन्फॉर्मेशन नहीं अपडेट कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर फॉर्म 16 है तो बहुत अच्छी बात है। जो आपको दूसरी चीज़ें चेक करनी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू फॉर्म 26 AS, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। आप इसे येस कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। थोड़ा सा समझिए कि फॉर्म 26 AS है क्या चीज़। एक तरह से ये आपकी एक स्टेटमेंट है, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट लिखा भी हुआ है। इस स्टेटमेंट में आपको जिस जिस व्यक्ति ने आपका टैक्स डिडक्ट किया है, जो जो उसने आपको पेमेंट्स की हैं, इनकम दी हैं, वह पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर बड़ी ही सरलता के साथ देख पाएंगे। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। मैंने यहाँ पे चूज़ किया है असेसमेंट ईयर 24-25, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है। व्यू एज HTML कर दीजिए ताकि आप स्क्रीन पर ही देख पाएँ, और उसके बाद व्यू या डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। अब आप देखिए, यहाँ पर इनके एम्प्लॉयर ने जो TDS डिडक्ट किया है वो डिडक्ट किया है 13,000 रुपीज़, 13,644। टोटल अमाउंट जो इनको पे किया गया है वो है 6,34,000। इसके अलावा एक और पार्टी ने इनका TDS डिडक्ट किया है, ज़ीरो अमाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टोटल अमाउंट पेड यहाँ पे 8,353 दिखा रहा है, यानी इतना आपकी इनकम में ऐड होना चाहिए। फटाफट से एक बार स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए कहीं कोई और ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड तो नहीं है। कई बार जो आपके क्रेडिट कार्ड, अगर आप एक्सेस यूज़ करते हो, प्रॉपर्टी वगैरह बाय करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। तो इस केस में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको चेक करनी है पोर्टल पर अपनी इनकम को डालने से पहले, वो है आप AIS पर आएंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं, अगेन ये आपको रीडायरेक्ट करेगा, प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप एक पोर्टल पर आ जाएंगे। इसके बाद आप AIS पर क्लिक कीजिए। अगेन फॉर्म 26 AS की तरह एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में भी आप अपना पूरा लेखा जोखा साल भर का चेक कर सकते हैं कि क्या कमाया, क्या टैक्स पे किया है। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर को चूज़ कीजिए और उसके बाद टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी TIS पर क्लिक कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सैलरी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। पिछले 26 AS में शायद आपको उतना क्लियर ना दिखा हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सैलरी अलग से दिखाई गई है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट अलग से आपको दिखाया गया है। अलग अलग सिनेरियोज़ मैं अपने चैनल पर अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करता रहूँगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। आप देख पा रहे हैं कि रात का ऑलमोस्ट 1 बज रहा है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ता हूँ। अब एक बार के लिए आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पर भी क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको अलग अलग हेड्स दिखाई देंगे। तो सैलरी वाला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। SFT भी देख लीजिए। SFT का मतलब है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस।
अलग अलग अथॉरिटीज़ जो रिपोर्ट करती हैं इनकम टैक्स को, अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स कैश में पे करते हैं या फिर अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिपोर्ट हो जाते हैं, वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर कुछ है तो आपको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना होगा अपनी आईटीआर में। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कुछ टैक्स आपने पे नहीं किया है, रिफंड एंड डिमांड पर एक बार क्लिक कीजिए, डिमांड एंड रिफंड, एंड उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन को चेक कर लीजिए। दोस्तों ज़रूरी है ये सारी चीज़ें चेक करना। जैसे मैंने बताया, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपको काफ़ी सिंपल दिखेगा, पोर्टल पर टकाटक फाइल हो जाती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक भी अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको नोटिस आ जाए। एआईएस को चेक करने के बाद फिर से आप अपनी आईटीआर पे आ जाइए। चलिए, अब आप देख पा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी ऑलरेडी पॉपुलेटेड है एआईएस या फिर कहीं 26 एएस से। सिस्टम ने ऑलरेडी यहाँ पे जो अमाउंट्स हैं वो ऑलरेडी अपडेट कर दिए हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ सही नहीं है तो डेफिनेटली आप इसे एडिट कीजिए और अपडेट कर सकते हैं, वो फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। मैं देख पा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली आप यहाँ पे उसे डिस्क्लोज़ कीजिए, नहीं है तो आप आगे बढ़िए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बहुत सारे लोग ये चीज़ मिस कर देते हैं, यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं दिखाते हैं। जो भी आपके बैंक डिपॉजिट्स हैं उस पर जो आपका टीडीएस कटा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन महाशय का भी फॉर्म 26 एएस में एक बैंक डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिला था 8353 का। चलिए, मैं एआईएस में आके आपको फिर से एक बार मैच करा देता हूँ। देखिए, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट 8353 यहाँ पे अमाउंट मिला था, सेम अमाउंट आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। नहीं किया है और आपको मिला है इस तरह से डिपॉजिट आप नहीं दिखाएंगे तो आपको एक नोटिस आ सकता है, एक एडजस्टमेंट का नोटिस आएगा और आपका इनकम को और अकॉर्डिंगली टैक्स रिफंड अगर है तो उसे आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद एग्जेम्प्ट इनकम है। अगर कोई ऐसे इनकम है जो आप सिर्फ रिपोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए छोटी मोटी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, अगर ज़्यादा है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा, लेकिन अगर कोई और भी आपकी ऐसी इनकम है जिस पर टैक्स नहीं बनता है, सिर्फ आप रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसे ऐड करके अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। इस पर टैक्स नहीं बनेगा, बेसिकली पे नहीं करना पड़ेगा। अब आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं 2 टैब्स पर टिक लग चुके हैं, एक्सेलेंट। अब बढ़ते हैं टोटल डिडक्शन की तरफ। पहला क्वेश्चन आया, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCD 2। दोस्तों, एनपीएस में अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको यहाँ पे येस करना, अदरवाइज नो कर दीजिए। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ एंड कंटिन्यू। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 CCD 2 जो एनपीएस में आपको डिडक्शन मिलती है वही यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा कोई भी कॉलम यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है, इसका मतलब हमारी रिटर्न जो है वो न्यू टैक्स रिजीम में फाइल हो रही है, राइट, और हम कर रहे थे ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसके लिए एक बार के लिए क्या करना होगा, हमें बैक आइए, बैक टू समरी। सो मैं बैक टू समरी आया, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब पर फिर से आ गया और यहाँ पर आप देखेंगे, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ द न्यू टैक्स रिजीम। सो ऑप्टिंग आउट करनी है मुझे, ऑप्ट आउट करना है न्यू टैक्स रिजीम से, बिल्कुल ऑप्ट आउट करना है, तभी तो मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जा पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे येस करना है। जैसे आप यहाँ पे येस करेंगे तो वहाँ पे आपके जो ऑप्शंस थे डिडक्शंस लेने के वो आपको अलाउ करेगा सिस्टम, राइट। जस्ट इन केस अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही फाइल करना चाहते हैं तो आप नो रहने दीजिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो येस कर दीजिए, राइट। चलिए वापस बैक टू समरी एंड टोटल डिडक्शंस। जैसे मैं टोटल डिडक्शन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए अलग अलग डिडक्शंस के मुझे ऑप्शंस मिल गए हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, अगर मैंने डोनेशन दी है, स्पेसिफिकली अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर डोनेशन दी है, तो इस तरह से मुझे सभी प्रकार के ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे एक सेक्शन है, सेक्शन 80C। इस पर्सन ने लास्ट मोमेंट पर 80C में इसने इन्वेस्ट किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पीपीएफ में इसने पैसा डाला मार्च में, तो ऑब्वियसली वो आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसे मैन्युअली क्लेम कर सकते हैं, राइट। आपके फॉर्म 16 में या फिर आपके 26 AS में या फिर आपके AIS में इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपने लास्ट मोमेंट पे किया है। और आप मैन्युअली अगर कोई भी डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे येस कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको अमाउंट मांगा जाएगा। इन्होंने 1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की है पीपीएफ पे, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल दीजिए। जो भी आपका एप्लीकेबल, आपने और भी कुछ अगर डिडक्शन क्लेम करनी है वो भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 80D अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं तो 80D में डालिए, राइट। 80E अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हायर एजुकेशन
का इंटरेस्ट है तो आप येस कीजिए और अमाउंट डाल दीजिए। 80 TTB जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट होता है उस पर आपको डिडक्शन मिल जाती है, ऑटोमेटिकली अमाउंट यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप अपने एप्लीकेबल सेक्शंस को येस कर सकते हैं। अगर आप इन सेक्शंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप कौन से सेक्शन में क्या अमाउंट इन्वेस्ट करके किस तरह से अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं, या फिर सही तरह से इनकम टैक्स के लॉज को समझकर अपना अमाउंट रिफ़ंड करना हो, या फिर आपको अपना टैक्स मिनिमाइज़ करना हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सभी सेक्शंस पता होने चाहिए। और एक सिंपल भाषा में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप, मेरा एक स्पेसिफिक कोर्स है इनकम टैक्स सिंप्लीफाइड फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, बहुत बेसिक और बहुत सरल भाषा में मैंने इनकम टैक्स के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे मैं बढ़ता हूँ तो देखिए इसके बाद भी आपके पास अलग अलग डिडक्शंस है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल डिडक्शन है आप वो यहाँ पे क्लेम कीजिए और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एक वार्निंग आएगी, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। वार्निंग बेसिकली कह रहे हैं कि टोटल ऑफ चैप्टर 6A डिडक्शंस एंटर्ड इज मोर देन द डिडक्शंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज़ रीवेरीफाई। तो ऑब्वियसली टाइमली बेसिस पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी तो एम्प्लॉयर के पास तो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, हमने बाद में मैन्युअली से एंटर किया, तो आप इसे कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद आते हैं टैक्स पेड पर। टैक्स पेड पर आप क्लिक करेंगे। अब बहुत ध्यान से समझिए कि जो भी आपने टैक्स पे किया है, कहाँ पे टैक्स पे किया होगा आपने, ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी पर TDS काटा होगा, वो TDS जो भी डिडक्ट हुआ है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। नहीं रिफ्लेक्ट अगर कर रहा है किसी भी कारण से तो हो सकता है कि ड्यू टू मल्टीपल रीजंस वो रिफ्लेक्ट ना करे, तो आप यहाँ पे उसको आपको मैन्युअली भी अपडेट करना पड़ सकता है। तो इस केस में देखिए डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, शो डिटेल्स कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे ज़ीरो अमाउंट है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड यहाँ पे आपको करना है टैन ऑफ द डिडक्टर एंड नेम ऑफ द डिडक्टर। कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? फॉर्म 26AS से। तो आप देखेंगे कि फॉर्म 26AS में टैन ऑफ द डिडक्टर, टैन नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, नेम ऑफ द डिडक्टर भी मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करनी है, टैन नंबर उठाइए और वहाँ पे अपडेट कर दीजिए। टैन और डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे आपको आएगा इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज, कितनी इनकम है, और नीचे आपका अमाउंट है टोटल टैक्स डिडक्टेड, कि आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है। दोनों चीज़ों को अपडेट कर दीजिए। अगेन फॉर्म 26AS पर आइए, मैन्युअली आपने ऐड करना है अमाउंट और ऐड पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 13644 और यहाँ पे आपका टोटल टैक्स पेड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब आप इसे कंफर्म कर दीजिए। 90% केसेस में ये समस्या नहीं आती है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, बट अगर आ रही है तो आप इसे मैन्युअली अपडेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी देखिए, टोटल टैक्स लायबिलिटी आपकी यहाँ पे 0 आ रही है, आपको क्लिक करना है, कंफर्म करना है, और इस तरह से हर टैब के आगे यहाँ पे टिक्स लग जाएंगे, ग्रीन टिक्स। अब मैं आ गया हूँ टोटल टैक्स लायबिलिटी पर। सो जस्ट एक बार के लिए आप इसे देखते चले जाइए कि यहाँ पे क्या क्या अमाउंट दिख रहा है। टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे दिखाई देगी, इसके बाद टोटल आपका टैक्स कितना बना, 6738 आपका टैक्स बना। रिबेट आपको मिल गया 6738 का, कंप्लीट अमाउंट का आपको यहाँ पे रिबेट मिल गया। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक कर सकते हैं। कन्फर्म पर क्लिक होने के बाद जब सभी टैब्स ग्रीन टिक हो गए हैं, प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया यू आर एलिजिबल फॉर अ रिफंड ऑफ 13640, राइट। तो ये आपका रिफंड अमाउंट यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए और प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक सा एक डिक्लेरेशन मिलेगा, डिक्लेरेशन को चेक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। इस तरह से पूरी रिटर्न का प्रीव्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए, लास्ट तक आ जाइए, इन्फॉर्मेशन को देखते रहिए, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे कुछ ऐसा अमाउंट तो नहीं है जो आपने नहीं अपडेट किया। कई बार गलती से भी कुछ अपडेट हो जाता है, तो उसे आप कोशिश कीजिए अवॉइड हो। लास्ट में आइए और एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों बिल्कुल लाइव ये प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मिस्टेक्स, जो वैलिडेशन एरर्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं वो आपको भी आएंगे, और ये मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि किस टाइप के एरर्स आ रहे हैं और उसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब आप खुद फाइल करेंगे तो फिर स्टक हो जाएंगे कि ये सब एरर्स को मैं कैसे ठीक करूं। तो जो भी आपकी एरर है उस पर आपको क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ पे एरिया लोकेलिटी सिलेक्ट नहीं की हुई है, तो यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका एरिया है। मैं सिलेक्ट करके इसे सेव पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं फिर से कन्फर्म पर क्लिक कर दूंगा। अब ये जो रेड यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, डायरेक्टली ये आपको लास्ट पेज पर ले जाएगा जहाँ पे आपकी बाकी के वैलिडेशन एरर्स हैं।
अब आप देखेंगे पहली एरर यहाँ पे हट चुकी है, दूसरी 2 और एरर्स हैं, इन्हें भी ठीक कर देते हैं। क्लिक कीजिए। यहाँ पे सेक्शन 80D की डिडक्शन के लिए ऑप्शन आपको चूज़ करना है, तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ एंड फैमिली कर दीजिए। अगर आप नहीं क्लेम करें और क्लेम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली येस या नो करके, येस करके आप यहाँ पे डिटेल्स डाल सकते हैं, राइट। वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन। अगर आप हैं सीनियर सिटीजन तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। मैं यहाँ पे क्लेम ही नहीं कर रहा हूँ तो मैंने ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया है। अगेन इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, सेव कर दूंगा और कन्फर्म कर दूंगा। ये देखिए अब यहाँ पे सेम आइकन है, ये रेड वाला आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। चलिए वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। इसके बाद अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ई वेरीफाई नाउ, जैसे आप क्लिक करेंगे ई वेरीफाई नाउ पे तो इमीडिएटली आपका जो भी आधार वाला फ़ोन है उस पर OTP चला जाएगा। तो जनरली अगर आपके पास फ़ोन बिल्कुल साथ में है तो आप इसे ई वेरीफाई नाउ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक कर दीजिए। तो एक बार के लिए आप रिटर्न को सबमिट तो कीजिए, उसके बाद आप इसे फिर से ई वेरीफाई कर लेना। और अगर आप ई वेरीफाई लेटर करते हैं तो 30 डेज़ के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा प्रोसेस। तो अब आप कंटिन्यू कर दीजिए और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है प्लीज़ नोट दैट वंस द रिटर्न इज सबमिटेड यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। अब आप सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। इसके बाद जब आप अपनी ITR को वेरीफाई करेंगे उसका प्रोसेस देख लीजिए। आप ई फाइल पर आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो आपको ई वेरिफिकेशन का मौका मिलेगा और OTP डालकर आप अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल भाषा में इनकम टैक्स को समझकर अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, अपनी टैक्स प्लानिंग खुद करना चाहते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।